हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी सुंदर है। बाहर बारिश का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और बड़ा सुहाना मौसम है। तो मैंने सोचा कि इतने अच्छे मौसम में एक अच्छा मैसेज भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। सो दिस इज़ माय इंग्लिश, आई मीन एसएससी सीजीएल 2018 का मार्कशीट है ये, राइट। यहाँ पे नाम एंड ऑल फर्दर डिटेल्स जो है वो मैंने हाइड किए हैं, बिकॉज आई डोंट नो वन, आई वॉन्ट दिस चैनल टू बी एनोनिमस, राइट। इसके लिए मैंने हाइड किया है, पर ये मेरा ही मार्कशीट है, राइट। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मार्क्स मेरे इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में आए हैं, इंग्लिश वाले पेपर में, जो कि ये 2018 का पेपर है, तो उस समय जो एसएससी का फॉर्मेट था वो थोड़ा अलग था। तो उस समय जो फॉर्मेट अलग था उसमें 200 मार्क्स के मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, सीजीएल मेंस की बात कर रहा हूँ, और ये 2018 का है तो उसी की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में आपके आते थे मैथ्स आते थे आपके 200 मार्क्स के, इंग्लिश भी आते थे आपके 200 मार्क्स के, और मेंस में आपके सिर्फ 2 ही पेपर होते थे, राइट। तो आउट ऑफ 200 आई गॉट 183.31 समथिंग, तो इसको 183 ही मान लेते हैं, विच इज़ गुड। अच्छा स्कोर है, आई बिलीव ये अच्छा स्कोर है, राइट। 183। सो माई पॉइंट इज़ कि एक चीज़ आप साथ में यहाँ पे ये भी देखो, 84 मार्क्स आए हैं मेरे मेंस के मैथ्स वाले सेक्शन में, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़। सो अब जो मैथ्स वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें आए हैं मेरे 84.41, विच इज़ अगेन 84, जो कि काफ़ी कम है, अराउंड 100 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है ना। मेरा मैसेज यहाँ पे ये है कि इससे ये पता चलता है कि आई वॉजेंट प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है ना। और इसलिए इसके लिए इस पे मैं सीजीएल पे मैं टाइम नहीं दे पाया था। सो इसका प्री भी और जो मेंस था वो भी आई अटेम्प्टेड विदाउट एनी प्रिपरेशन, पर विदाउट एनी प्रिपरेशन आई गॉट इंग्लिश में 183। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है ना। तो मैं यही यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, ईदर फॉर एग्ज़ाम और फॉर एनी अदर पर्पस, है ना, जब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है ना। ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी इंडिया की लैंग्वेज नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। और जब ये बाहर से आई है तो जब ब्रिटिश आए वो लेके आए, है ना। जो ब्रिटिश आए वो लेके आए इंग्लिश, उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाया या फिर हमने सीखा अपनी ज़रूरत की वजह से, या फिर उनको ज़रूरत थी इस वजह से उन्होंने हमें सिखाया। तो उन्होंने जो सिखाने का तरीका चूज़ किया वो आपको इंग्लिश सिखाना नहीं था, आपको सिर्फ थोड़ा सा इंग्लिश आपको सिखाना था, ठीक है ना। थोड़े से इंग्लिश सिखाने के लिए आपको क्या किए गए कि कुछ बुक्स बनाई गई ग्रामर्स की, ठीक है ना, और उससे आपको ग्रामर्स के रूल्स सिखाए गए। जैसे टेंस, जैसे आप टेंस पढ़ते हैं, आपने सबने टेंस पढ़ा होगा बचपन में, तो उसमें टेंस पहचानने का जो तरीका बताते हैं वो आपको ऐसे बताते हैं कि किसी हिंदी के सेंटेंस में ता लगा हो, ती लगा हो, ऐसे इस तरीके से, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको पता होगा। तो इस तरीके से हम टेंस पहचानते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो आपको ट्रांसलेशन सिखाया गया, आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया गया, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी इंग्लिश बोलने वालों की, उनको सिर्फ ट्रांसलेशन करने वालों की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको क्लर्क्स चाहिए थे अपने ऑफिस में काम करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको लोअर लेवल जो जॉब्स हैं उसके लिए जो इंग्लिश की ज़रूरत है, उसी इंग्लिश को सिखाने का जो तरीका है वो सबको सिखाया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से सीखते हैं, ग्रामर्स के रूल सीखेंगे, कुछ वो कैब आप डिक्शनरी देख के सीखेंगे, ठीक है ना। पर इससे क्या है कि आप इंग्लिश की एक कॉम्प्रिहेंसिव जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड नहीं कर पाते। आपको इंग्लिश पूरे तरीके से समझ में नहीं आता, आप एक अच्छा सा एक ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना, आप बोल नहीं सकते, आपकी स्पीकिंग स्किल तो बहुत ही बेकार है, ठीक है ना। मैं प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे तो मैं भी बहुत बारी गलत होता हूँ, पर एक ग्रामेटिकली करेक्ट स्पीच की भी बात छोड़ो, अगर आपको 10 मिनट बोलने के लिए दिया जाए स्टेज पे तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया उस तरीके से, या फिर आपने उस तरीके से नहीं सीखा कि आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज बोल सकें। आप सिर्फ काम चलाओ, टूटा फूटा काम करके, और इस तरीके से आपका काम चलता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रिटिश ने जो मेथड यूज़ किया, उसी मेथड से आज हम एसएससी, है ना, सीजीएल, या फिर जो भी दूसरे पेपर्स होते हैं जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी सेम तरीके से ही सिखाया जाता है। और आप पूरी लाइफ इंग्लिश सीखते रह जाते हैं, पर आप कभी भी बोल नहीं पाते, एक अच्छा सा ऐसे नहीं लिख पाते, ठीक है ना।
इंग्लिश में अगर कोई किताब आपको पढ़नी है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है ना? तो इन सब से बचने के लिए क्या तरीका होना चाहिए जिससे आपको इंग्लिश की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना? एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या तरीका है जिससे आपको इंग्लिश सीखना चाहिए और ऐसा क्या तरीका है जिससे जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, मोस्टली 99% जो टीचर्स हैं वो आपको गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। जो करिकुलम है हमारा स्कूल का वो भी गलत है, क्योंकि आपको लोअर लेवल स्टाफ के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना? तो उसमें रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। पर इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो उसको हमें सीखना तो चाहिए, क्योंकि आज जो ज़माना 1947 में था आज काफ़ी बदल गया है। इंग्लिश की हर जगह ज़रूरत है, ठीक है ना? आने वाले टाइम में हो सकता है आपको इंग्लिश की और ज़्यादा ज़रूरत पड़े, राइट? तो उसमें जिसकी भी इंग्लिश अच्छी है या फिर अच्छा करना चाहते हैं इंग्लिश में, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, मैं उस पे बात करूँगा, राइट? और ये एक प्रूवन मेथड है जो मैंने भी यूज़ किया है हमेशा आज तक, और मैं आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इतने रेडी हो जाएं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि अभी सो के उठें और आपको पेपर पकड़ा दिया जाए और स्टिल आप इतना स्कोर कर सकते हैं कि 190 आउट ऑफ 200 अगर आप स्कोर कर सकते हैं, राइट, 185 आउट ऑफ 200 आप स्कोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो चुकी है। मैं आपको इस लेवल पे पहुंचाना चाहता हूं, ना कि आपको इस लेवल पे कि जहां आपको एक पेपर देना है तो उसके पहले आप 2 महीने 1 महीने तैयारी करें, 10 दिन तैयारी करें। वो नहीं, तैयारी आपको ऑफ कोर्स करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का मैटर है तो उसके लिए तो तैयारी करनी चाहिए। पर आपको तैयारी इस तरीके से भी नहीं करनी चाहिए कि आपको कुछ भी ना आता हो, वहाँ से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, राइट? तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसको इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए। एक यहाँ पे मैंने एक एडिटोरियल लिया है द हिंदू से, जो कि आज का ही है 27 फरवरी, राइट? पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए, फिर हम इस पे आएंगे। यू सी, जब आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जब आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले आप रूल्स पे ना जाएं। अगर आपने अभी सपोज इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया है, नेवर गो टू रूल्स, ग्रामर रूल्स, वर्ड मीनिंग, कुछ पे भी मत जाओ, ठीक है ना? ना ही तो आप रूल्स पे जाओ, ना ही आप वोकैब पे जाओ, ठीक है ना? इन दोनों में से कुछ भी आप मत ध्यान दो अभी शुरू में। आपको शुरू में करना क्या है कि आपको कोई सा भी, सिंस ये जो एक ऐसे मैंने यहाँ पे लिया है, एक आर्टिकल यहाँ पे लिया है, वो काफ़ी हैवी है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से ना स्टार्ट करें। ये हैवी इसलिए नहीं है कि क्योंकि इसमें इंग्लिश की काफ़ी हैवी लैंग्वेज यूज़ करी गई है। ये हैवी इसलिए भी है क्योंकि ये जो टॉपिक यहाँ पे चूज़ किया जाता है, ठीक है ना, वो टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा आगे पीछे का नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप एकदम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यू विल फील बोर्ड, ठीक है ना? ऐसे टॉपिक्स पे आप अपने आप को बोर्ड फील करेंगे, तो इसलिए आपको इजी टॉपिक्स कोई भी ले लो यार, कोई बुक उठा लो, बच्चों की ही बुक उठाओ, ठीक है ना? 6, 7, 8 क्लास, किसी क्लास की लिटरेचर की जो बुक है उसको उठाओ, राइट, और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है ना? अब जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें एक सेंटेंस आएगा, ठीक है ना, एक और सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस होंगे बहुत सारे, तो उसमें आप वर्ड्स के फ्लो को समझना स्टार्ट करो, ठीक है ना? मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि आपको इतना तो पता होगा ही, नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है ना? थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती। तो इसके बेसिस पे, इस थोड़ी सी नॉलेज के बेसिस पे आप पढ़ना स्टार्ट करो। आप अभी कुछ भी ये सब सीखना मत स्टार्ट करो, आप पहले पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे आप छोटे छोटे पैसेजेस या फिर चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप देखोगे कि वर्ड्स का एक फ़्लो होता है, जिसमें कैसे वर्ड्स आते हैं, उसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, कौन सा नाउन आता है, कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है, राइट? जब आप इसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, इसको जब आप ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या होगा कि एक तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगेगी, आप लैंग्वेज को समझने लगेंगे। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर हमें इंग्लिश में अगर 100 वर्ड्स लिखने हैं तो आपके वर्ड्स का फ़्लो क्या होना चाहिए, राइट? आपके सेंटेंसेस का फ़्लो क्या होना चाहिए, एक तो वो चीज़ आपको समझ में आती है, यानी कि आप राइटिंग स्किल भी सीखते हैं, ठीक है ना? राइटिंग स्किल भी सीखते हैं। जैसे देखो, इंग्लिश हमेशा सीखने के लिए ना मैं एक साइकिल का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक साइकिल सपोज ये है, ठीक है ना, और यहाँ पे बैठे हो आप, एक साइकिल है, साइकिल चलाने के लिए आपको किसी ने कभी सिखाया नहीं है, राइट? आपने किसी को चलाते हुए देखा और आपने साइकिल लेके चलाना स्टार्ट कर दिया। आपको किसी ने ये नहीं समझाया
कि इसका जो चेन है वो कैसे काम करता है, इसके पैडल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, इसके इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे काम करता है, ग्रेविटी कैसे काम करता है। नोबडी टॉट यू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है साइकिल चलाने के लिए। इसलिए आपने साइकिल पे बैठ के और आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, थोड़े गिरे एक दो बार, है ना, चोट भी लगी होगी, लेकिन आपने चलाना सीख लिया और आप बढ़िया चला रहे हो विदाउट टेलिंग एनी वन, विदाउट एनी वन टेलिंग यू कि कैसे चलाना चाहिए, है ना। किसी को हेल्प भी लगती है तो वो थोड़ा डरे होते हैं लोग, हेल्प भी लगती है। मैंने जब साइकिल चलाना सीखा आई वॉज सोलो, मैंने खुद अकेले से ही चलाना सीखा, गिरा भी हूँ कई बार, चोट भी लगी है, पर मैं सीख गया। राइट, सेम वे इंग्लिश में भी है। मैंने कभी इंग्लिश किसी से सीखी नहीं, मैंने कोई ग्रामर के रूल्स नहीं सीखे कभी किसी से, कोई एक वोकेबलरी की बुक पढ़ी है आज तक, ओनली वर्ड पावर मेड ईजी। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। इससे अच्छी वर्ड की यानी वोकैब की कोई बुक ही नहीं है अभी मार्केट में। तो वर्ड पावर मेड ईजी आप ज़रूर पढ़ें एक बार, कभी ना कभी उसको ज़रूर पढ़ें, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। एक बार पूरा पढ़ें, एक बार भी अगर आप पढ़ लोगे तो आप मान के चलो, और उसमें जैसे जैसे कहा गया है वैसे आप करते जाते हो, 60 to 70% उसका जो रिटेंशन है उसमें जो भी लिखा है वो आपको हो जाएगा। और इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट, आपकी डेली लाइफ के लिए इतना भी काफ़ी है। अगर आप इससे भी ज़्यादा रिटेन कर पाते हो, लाइक 80 to 90%, तो बहुत है। आपने इतना रिटेन कर लिया मतलब आपकी इंग्लिश की जो वोकैब है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, ठीक है। तो ये साइकिल वाले एग्जाम्पल पे आते हैं कि आपको चलाने के लिए किसी ने सिखाया नहीं और ना ही ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर किसी ने सिखा भी दिया है दैट्स ओके, पर आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी सीख सकते हैं। सेम वे इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज ऐसा ही है। इनफैक्ट कोई भी साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक ऐसा ही है, आपको उसको खुद से ही सीखना चाहिए। उसके अंदर जाओ, थोड़ी सी हेल्प ले लो यहाँ वहाँ से, जो नहीं समझ में आता है यूट्यूब पे चले जाओ, थोड़ा सा सीख लो क्या है, पर आपको उसको खुद से ही सीखना है, तभी आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। राइट, बीट फिज़िक्स, मैथ्स, आर्ट्स, है ना, साइंस, कुछ भी, उसमें आपकी अपनी मेहनत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर की मैक्सिमम मेहनत हो, ऐसा बिल्कुल ना हो। टीचर ने अगर आपको 1 घंटा पढ़ाया है तो आपकी अपनी तरफ से 6 साल की मेहनत उसमें होनी चाहिए, तभी आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बिल्कुल मीडियोकर बन के रह जाओगे और एग्ज़ाम पास कर लोगे पर आपको कुछ आएगा नहीं। आप एग्ज़ाम तो पास कर लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो ऐसा सिस्टम है कि वो आपके नॉलेज को तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ मेमोरी टेस्ट करता है। हमारी जो सारी की सारी एग्ज़ाम्स हैं, राइट फ्रॉम क्लर्क लेवल से लेकर के और आईएएस पेपर की जो एग्ज़ाम्स हैं, सब के सब मेमोरी बेस्ड हैं। वो जितना रट्टा जो लगाएगा वो उतना अच्छा मार्क्स पाएगा, राइट। ये इसी बात पे डिपेंड करता है। पर अगर एक सब्जेक्ट को आपको समझना है तो उसके लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप खुद से जब तक नहीं पढ़ेंगे, खुद से जब तक नहीं सीखने की कोशिश करेंगे, आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। बस आप मीडियोकर बन के रह जाओगे और वो मैं नहीं चाहता कि आप बनो, ठीक है ना। मीडियोकर मैं नहीं चाहता कि आप बनो। तो करना क्या है, नाउ हाउ टू डू इट। अब मैं सिखाऊंगा आपको कि आखिर करना क्या है, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी रूटीन में, आप अपने डेली रूटीन में, ठीक है ना, एक चीज़ ऐड करें। जो भी चीज़ आपको सीखना है उससे, जैसे इंग्लिश सीखना है सपोज़, ठीक है ना, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो डेली एक आर्टिकल, डेली एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। अब ये कौन सा हो सकता है, आप आर्टिकल या तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बनेगा अच्छा, ठीक है ना, आपको करंट के बारे में नॉलेज होगा। या फिर अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो नॉवल मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉवल सजेस्ट करते हैं, मैं इसको बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम मानता हूँ, बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम मानता हूँ। कोई भी फिक्शन बुक मत पढ़ना, अगर नॉवल भी पढ़ रहे हो तो। नॉवल अगर पढ़ रहे हो तो इसमें फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन दो तरीके की बुक्स आती हैं, ठीक है ना। फिक्शन नॉवेल्स होते हैं एंड नॉन फिक्शंस होते हैं। फिक्शन का मतलब होता है वो स्टोरी जिसका कहीं किसी दुनिया से लेना देना नहीं है, ठीक है ना, वो हवाबाजी की बातें होती हैं। नॉन फिक्शन जो होता है उसमें रियल स्टोरीज होती है, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नॉन फिक्शन पढ़ो, उससे आपको रियल नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है ना। ये फिक्शन बच्चे सब पढ़ते हैं जिनको इमेजिनेशन में बहुत मज़ा आता है, तो आप नॉन फिक्शन पढ़ो, इससे आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा, ठीक है, अगर नॉवल पढ़ना चाहते हो तो। अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक्स आती हैं, ठीक है ना, वहाँ से स्टार्ट करो, उसको डेली पढ़ना स्टार्ट करो, उसमें से एक चैप्टर डेली पढ़ो, कुछ भी पढ़ो डेली पढ़ो एक चैप्टर, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कैसे वर्ड्स प्ले होते हैं, कैसे सेंटेंसेस मूव होती हैं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे जाते हैं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कैसे जाते हैं, प्रीपोजिशन कैसे यूज़ हो रहा है, आर्टिकल कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये सारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कैसे यूज़ हो रही हैं वो आपको समझना पड़ेगा। उसके ऑर्गेनाइजेशन को आप डेली समझें,
तो उससे आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, और ऐसी इम्प्रूव होगी कि आप सो के उठ के जाएँ तो आप ऐसा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बस मैं पेपर के दिन एग्ज़ाम वाले दिन एडमिट कार्ड लिया और मैं चला गया उठ के। कोई तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने कभी तैयारी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए करी नहीं है। तो आपको उस तरीके वहाँ तक पहुँचना है अगर, तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप डेली एक 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 चैप्टर पढ़ें, एक चैप्टर भी डेली पढ़ो यार, उतना भी काफ़ी है। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका करंट बनेगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वो आपके नॉलेज बेस को बढ़ाएगा। ज्योग्राफी की बुक पढ़ लो, हिस्ट्री की बुक पढ़ लो, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ो, राइट। उससे आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। जब ये सब आप थोड़े टाइम कर लोगे तो इसके साथ साथ आप एक साथ एक काम और कर सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी। इसको आप ज़रूर पढ़ें। मैं वोकैब के लिए एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, वर्ड पावर मेड इजी पढ़ें। कोई डिक्शनरी वगैरह ना पढ़ें, और डिक्शनरी पढ़ना नहीं होता, खैर उसमें रेफ़र करते हैं हम, पर उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स क्या क्या मीनिंग हो सकता है, खुद से गेस करो, ठीक है। पहले उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको गेस करो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसको फाइंड आउट करो कि क्या है ये, इसका मीनिंग क्या है, गूगल कर सकते हो, ठीक है। पर जो प्रॉब्लम ये है कि यही चीज़ें जब आप, मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी सारे वोकैब के टीचर्स हैं, और वो डेली एक घंटे का या आधे घंटे का सेशन लेते हैं, उसमें वर्ड्स लेके आते हैं कहीं से रैंडम एक बुक लेके, आई मीन वर्ड्स लेके आते हैं वो, फिर उसके एक वर्ड लेंगे, फिर उसके 5 सिनोनिम्स बताते हैं, 5 एंटोनिम्स बताते हैं, ठीक है ना, उसकी मीनिंग होती है और बहुत सारा बकवास होता है वहाँ पे। ये सब चीज़ें यूज़लेस हैं आपके लिए, ये सब आपको काम नहीं आएंगी। ये आप आज पढ़ोगे और कल भूल जाओगे। इसको आप आज पढ़ोगे और कल, यहाँ आज पढ़ा कल भूल गए। उसकी रिटेंटिविटी नहीं होती, रिटेंशन नहीं होता उसका, क्योंकि आपने उसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझा ही नहीं कि उस वर्ड को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना, एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, एक पूरे पैराग्राफ में उस वर्ड का क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। जब ये चीज़ें समझोगे आप, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए, और आपकी इंग्लिश सुधरती जाएगी, धीरे धीरे सुधरेगी। आप इस ऐसे स्टार्ट करोगे, इनिशियली 1 वीक तो आपको कुछ भी लगेगा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या फिर लगे भी थोड़ा सा, पर जब 1 महीना बीतेगा, ठीक है ना, तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपको अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे, ठीक है ना। आपको इंग्लिश पढ़ने का, समझने का जो नज़रिया है वो बदलने लगेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पर ये लंबा है तो ये आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देगा, आपके अंदर एक होलिस्टिक ग्रोथ आएगी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, पढ़ना, सीखना, समझना, ठीक है, सब कुछ आएगा। और बस वो आपका काम हो गया, आपको यही तो चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप, कोई भी लैंग्वेज अगर आपने सीखी है, बी इट इंग्लिश और फ्रेंच और एनीथिंग, तो उसके अंदर 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए पढ़ के, आप लिख सकते हैं, है ना, और आप बोल सकते हैं। यही 3 चीज़ें तो होती हैं, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। आपको इंग्लिश में गाना गाना तो है नहीं, राइट। सो रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए, आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए, आप लिख सकते हैं अपने मन की बात, और आप बोल भी सकते हैं। सी, लिखने से बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि लिखने के लिए आपको पास, दिमाग के पास आपके पास टाइम होता है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि लिखने की स्पीड कम होती है। बोलने की स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो दिमाग थोड़ा और तेज़ चलना चाहिए। तो जो स्पीकिंग है वो आपके पास लास्ट में आएगा, स्पीकिंग स्किल, क्योंकि उसके लिए आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बिल्ड हो जानी चाहिए, फिर आप उसको सही से बोल सकते हैं, एक अच्छी अंग्रेजी एक प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं। इसमें एक और पिलर जोड़ सकते हैं, वो है अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई न्यूज़ चैनल है या फिर कोई एंकर है, कोई स्पीकर है, अगर वो बोल रहा है तो उसकी इंग्लिश क्या हम समझ पा रहे हैं, पहले हम समझ पाएंगे तभी बोल पाएंगे। तो स्पीकिंग जो है वो लास्ट में आएगा। सबसे पहले आपको रीडिंग आएगी, यानी आप पढ़ के समझ सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, फिर आपको लिखने की अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर आपको समझने की अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अगर कोई बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है, और सबसे लास्ट में आएगा स्पीकिंग स्किल, आपको बोलने की भी स्किल आ जाएगी, आप बोल भी सकते हैं। मैंने कभी सीखा नहीं किसी से, पर स्टिल अगर मुझे आधे घंटे भी, 1 घंटे भी किसी टॉपिक पे बोलना है तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैं कुछ भी अगर लिखा है किसी भी टॉपिक पे कहीं पे भी, तो मैं उसको समझ सकता हूँ। अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो मैं उसको समझ सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप करेंगे तो जाके ही आपकी इंग्लिश सुधरेगी, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लूले लंगड़ों की तरह बन के रह जाएंगे, जब आप ऐसे जो तरीका, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है वो तरीका अगर आप फॉलो करते रहेंगे लंबे टाइम तक, तो आपका बड़ा नुकसान होने वाला है भाई, मेरी बात समझ लो, ठीक है ना। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको यही करना है कि इंग्लिश को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ें, डेली पढ़ें, ठीक है ना।
अगर आपको ऐसे न्यूज़ चैनल, मैं एक न्यूज़ के आर्टिकल्स मैं डेली लाऊंगा जिसमें मैं उसमें उसको एक्सप्लेन करूंगा कि उसके मीनिंग्स को क्या मतलब होता है, उस आर्टिकल किस बारे में, थोड़ा सा एक करंट भी बनेगा और आप इसको फॉलो करके सीख भी सकते हैं, राइट। तो अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहूं और आपको सिखाता रहूं इंग्लिश लैंग्वेज को। अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो देर इज़ ओनली वन वे, और जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये साइकिल वाला एग्जांपल आप ज़रूर याद रखना कि यही साइकिल चलाने की वजह से आप इंग्लिश सीख पाओगे। जैसे साइकिल चलाने से आपने साइकिल सीखा है, आपको किसी ने सिखाया नहीं, सेम वे इंग्लिश लैंग्वेज में भी इतनी ही हेल्प अगर कोई करता भी है, तो साइकिल चलाने में अगर किसी ने जितनी हेल्प करी है आपकी, उतनी ही हेल्प आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी करवाना है। इंग्लिश लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तब भी आपको जो हेल्प करता है उसकी हेल्प इतनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बिठा दिया है, आप क्लास के सामने बैठ गए हो, कोई और साइकिल चला रहा है और आप साइकिल चलाते हुए देख रहे हो उसको, और आप सोच रहे हो कि आप साइकिल चलाना सीख जाओगे। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आपको साइकिल चलाने के लिए खुद ही साइकिल पर बैठना होगा, गिरना पड़ेगा 2-4 बार, उसके बाद ही आप सीख पाओगे, अदरवाइज़ आप कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बातें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और आप इससे कुछ सीख पाएँ। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।